1 करोड़, क्या ये नंबर आपको सेफ लगता है? लेकिन ये नंबर आपको 70 साल की उम्र तक जिंदा नहीं रख पाएगा। ये आपको धीरे धीरे मार रहा है, हर दिन हर महीने अंदर ही अंदर। आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप पड़ा ये 1 करोड़ हर दिन आपकी जेब से छुपके से पैसे चुरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है ये सबसे सेफ जगह है, लेकिन इस खेल के पीछे एक ऐसी छुपी हुई गलती है जो 99% लोग देख ही नहीं पाते, और जब तक दिखती है उनका पूरा भविष्य निकल चुका होता है। उसका नाम क्या है, ये हम वीडियो के बिल्कुल आखिर में खोल देंगे। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बोला जा रहा। 2026 के एक रिटायरमेंट सर्वे में जो 1218 इंडियंस पर बेस्ड है, जिन्होंने अपनी उम्र 40 से 60 के बीच बताई, उसमें सामने आया कि 58.5% लोग खुद मानते हैं कि उनका रिटायरमेंट पैसा 80 की उम्र से पहले खत्म हो जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 में से सिर्फ एक आदमी ने कभी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की, बाकी सब भरोसे के सहारे चल रहे हैं। इसी तरह के सर्वे में एक और भी बात सामने आई जो और भी चिंता की है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद अपना मेडिकल खर्चा कम होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में यह बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक्चुअरीज की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 12 से 14% सालाना चल रही है, जबकि आम महंगाई सिर्फ 3 से 4% के आसपास है। मतलब दवाइयों और डॉक्टर की फीस की महंगाई आम महंगाई से 2 से 3 गुना बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ, जो इमरजेंसी फंड आज तुम्हें काफी लगता है, वो अगले 10 से 15 साल में काफी नहीं रहेगा। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी सुन के आपको फिर हेरा फेरी का वो सीन याद आए जहां राजू पैसा डबल करने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। बस फर्क इतना है, शर्मा जी ने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने वो किया जो सबसे सेफ लगता है, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मिलिए शर्मा जी से, उम्र 58 साल। पिछले ही हफ्ते उनकी नौकरी से रिटायरमेंट हुई। पूरी 32 साल की सर्विस के बाद उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। रिटायरमेंट के अगले ही दिन उन्हें बैंक अकाउंट में मैसेज आता है, क्रेडिट 1 करोड़। पूरी जिंदगी की कमाई, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी सब मिलाकर उनके पास 1 करोड़ का मोटा कॉर्पस आ चुका है। उनकी नौकरी की शुरुआत बहुत छोटी सैलरी से हुई थी। पहले साल उन्हें मिलते थे सिर्फ 2500 महीना। धीरे धीरे प्रमोशन होती गई, सैलरी बढ़ती गई, और उन्होंने कभी फजूल खर्चा नहीं किया। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा के वो प्रोविडेंट फंड में डालते रहे। 32 साल की मेहनत, सब्र और डिसिप्लिन का नतीजा है ये 1 करोड़। शर्मा जी ने एक शाम बैठ के अपनी पुरानी डायरी निकाली और हिसाब लगाया। उन्होंने सोचा, घर का खर्चा, राशन, बिजली और पड़ोसी की शादी का लिफाफा सब मिलाकर लगभग 50,000 बनता है, और साल का हुआ 6 लाख। तो मेरे पास तो 1 करोड़ है ही, आराम से 16-17 साल निकल जाएंगे, और तब तक मेरी उम्र 75 हो जाएगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। शर्मा जी इतने खुश हुए कि अगले दिन गुप्ता जी, तिवारी जी और वर्मा जी को मिला के मोहल्ले में मिठाई बांट दी। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, अरे शर्मा जी तो सेटल हो गए। उनके दिमाग में एक पक्का भरोसा बैठ चुका था कि वो सेफ हैं। उस शाम गुप्ता जी ने उनके कान में एक बात भी कह दी जो आगे चल के शर्मा जी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली। लेकिन शर्मा जी के इस हिसाब में एक ऐसी चीज छुपी थी जो उन्हें दिखी ही नहीं, और जब तक दिखेगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। अब वो बात समझते हैं जो शर्मा जी अपने दिमाग से भूल गए थे। शर्मा जी के घर की छत पर एक पानी की टंकी है। वो रोज एक बाल्टी निकालते हैं नहाने और खाना बनाने के लिए। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो। शर्मा जी ने सोचा, टंकी भरी है और बाल्टी का साइज हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन असल में यहाँ 2 बड़े झटके लगने वाले हैं। पहला, टंकी के ऊपर धूप पड़ती है जिससे पानी भाप बनकर उड़ रहा है, जिसे फाइनेंस में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा झटका यह है कि हर साल उनकी बाल्टी का साइज बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली यही है इन्फ्लेशन का असली चेहरा। शर्मा जी का 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्कुल उस टंकी जैसा है। उनका महीने का खर्चा वही बाल्टी है। पानी सिर्फ निकल ही नहीं रहा, बाल्टी भी बड़ी हो रही है। आप सोचो, महंगाई की वजह से जो घर आज 50,000 में चल रहा है, अगले साल वही घर चलाने के लिए 53,000 चाहिए होंगे, और उसके साल 56,000 चाहिए होंगे, और देखते ही देखते 5 साल बाद वही बाल्टी भरने में लगभग 66,000 चाहिए होंगे। 10 साल होते होते महीने का खर्चा लगभग 90,000 को पार कर जाएगा। वजह सिंपल है, दूध का दाम बढ़ता है,
पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटो का किराया महंगा हो जाता है, डॉक्टर अपनी फीस बढ़ा देता है। जो टंकी शर्मा जी को लग रहा था कि 17 साल चलेगी, वो इस बढ़ती हुई बाल्टी के बोझ से डबल रफ्तार से खाली होने लगती है। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि 1 करोड़ है तो मैं सेफ हूं, तो ये दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन है। एक बार और इमेजिन करो, शर्मा जी की नौकरी की स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 2500 थी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया। आज उसी तरह की एंट्री लेवल जॉब की सैलरी 20 से 25,000 हो चुकी है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ 30 साल की महंगाई का असर है। वही चीज अगले 20-25 साल में भी होने वाली है, धीरे से, लेकिन होगी जरूर। रुकिए, जो भी आप अभी तक सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें अभी लग रहा है ये तो सिर्फ 6% की बात है, क्या ही फर्क पड़ता है, तो यही सबसे खतरनाक सोचने का तरीका है। छोटे छोटे परसेंट सालों में जुड़कर पूरी जिंदगी की बचत निकल जाते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बढ़ते हुए छेद को बंद करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन इससे पहले शर्मा जी ने अपने पड़ोसी के कहने पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, जो इंडिया के ज्यादातर रिटायरीज आंख बंद करके करते हैं। शर्मा जी के खास दोस्त हैं गुप्ता जी। उस शाम उन्होंने शर्मा जी के कान में धीरे से कहा था, शर्मा जी ये सब हिसाब छोड़ो, सबसे सेफ चीज है बैंक की एफडी, सारा पैसा वही डाल दो, टेंशन खत्म। शर्मा जी को बात जच गई और सारा 1 करोड़ वही डाल दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब अपना पैसा एक फिक्स समय के लिए बैंक को दे देना, बदले में बैंक हर साल एक इंटरेस्ट अमाउंट देता है। बैंक मैनेजर ने भी बड़े प्यार से चाय पिलाई और बोला, शर्मा जी आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं। बैंक मैनेजर ने कभी झूठ नहीं बोला, एफडी सच में सेफ है, लेकिन सेफ का मतलब सही नहीं होता। यही है भरोसे का मास्क। जब कोई चीज इतनी फैमिलियर और भावुक तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, हम उससे सवाल करना ही भूल जाते हैं। कभी ये मास्क बैंक के नाम का होता है, कभी रिश्तेदार का, और कभी पुरानी आदत का। मान लीजिए उस वक्त बैंक 6.5% इंटरेस्ट दे रहा था, जो आज के रियल मार्केट रेट के बिल्कुल आसपास है। 1 करोड़ का 6.5% बनता है लगभग 6.5 लाख साल का। शर्मा जी को लगा उन्हें तो 6 लाख चाहिए और बैंक उन्हें 6.5 लाख दे रहा है, तो सब सेफ है। लेकिन अब पर्दे के पीछे का असली और सबसे डरावना मैथ सुनो। इस इंटरेस्ट पर सरकार का टैक्स काटने के बाद शर्मा जी के हाथ में असली रिटर्न बचा 5.5%। अब यहाँ एक तरफ शर्मा जी का पैसा बैंक में 5.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके घर का खर्चा 6% रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शर्मा जी पहले ही साल से अपने खर्चे से ज्यादा पैसा निकालने में मजबूर हैं। रुको, जो भी अब तक सोच रहे हो कि 11-12 साल तो चलेगा, वो अंदाजा भी गलत है। अब आते हैं उस बड़े सवाल के ऊपर कि अगर सारा पैसा बैंक की एफडी में रखा जाए और खर्चा हर साल महंगाई के साथ बढ़ता जाए, तो ये पूरा 1 करोड़ कितने साल चलेगा? इसका कड़वा सच ये है कि ये पूरा कॉर्पस सिर्फ 11 से 12 साल में खत्म हो जाएगा। जब तक शर्मा जी की उम्र 70 साल होगी, तब तक उनका बैंक बैलेंस 0 हो चुका होगा और उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं बचे होंगे। एफडी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब पूरा पैसा बिना सोचे समझे एक ही जगह डंप कर दिया जाए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो पूरे इस प्लान को उल्टा घुमा देगा। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें पैसा सेफ भी रहेगा और महंगाई के हिसाब से बढ़ता हुआ खर्च भी मिलेगा और कॉर्पस कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं जो फंड के नाम बता रहा हूं वो सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। शर्मा जी के 1 करोड़ को पूरे 3 डब्बों में बांटना चाहिए था। जैसे घर में अलग अलग डब्बों में चावल, दाल और मसाले रखते हैं, सबका काम अलग होता है। डब्बा नंबर 1 तुरंत वाला पैसा, इसमें पूरा 17 लाख डालना है। ये पैसा ऐसी जगह रखना है जहां से इमरजेंसी, बीमारी या अचानक खर्चा आने पे तुरंत निकाला जा सके। इसे फाइनेंस में लिक्विड फंड बोलते हैं। इसमें साल का तकरीबन 6 से 7% इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद होती है। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC लिक्विड फंड और SBI लिक्विड फंड, ये इस कैटेगरी के सबसे बड़े नाम हैं। डब्बा नंबर 2 महीने की तनख्वाह वाला डब्बा, इसमें जाएगा पूरा 50 लाख। यहां से हर महीना पैसा सीधा अकाउंट में आएगा, लेकिन ये विथड्रॉल फिक्स नहीं होगा। पहले साल महीने का 50,000 आएगा और हर साल ये अमाउंट 6% महंगाई के हिसाब से खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इसको फाइनेंस में SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान बोलते हैं। ये पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में रखा जाता है जहां तकरीबन 8% इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर SBI कंजर्वेटिव फंड
इस कैटेगरी का बड़ा नाम है। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगला डब्बा ही सबसे असली गेम है। डब्बा नंबर 3, लंबी रेस का घोड़ा। इसमें बचा हुआ 33 लाख जाएगा। यह डब्बा अगले कुछ सालों तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, इसे सिर्फ बढ़ने देना है। इसको इक्विटी या इंडेक्स फंड बोलते हैं, जहां देश की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगता है। लंबे टाइम में यहां तकरीबन 11 से 12% का हिस्टोरिकल एवरेज रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC इंडेक्स फंड और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इस कैटेगरी के पुराने नाम हैं। यहां पर स्प्लिट का लॉजिक बहुत सिंपल है। शर्मा जी की उम्र 58 साल है, इसलिए उनका इक्विटी या रिस्की वाला हिस्सा पूरे कॉर्पस का 1/3 रखा गया है, ताकि उनके 2/3 पैसे बिल्कुल सेफ और स्टेबल जगह रहें। अब ये प्लान दिखने में परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें एक खामोशी छुपी है जो बिना पाइपलाइन के पूरा सिस्टम क्रैश कर देगी। वो खुफिया पाइपलाइन क्या है, अभी देखते हैं। अब यहां आता है पूरे खेल का बड़ा ट्विस्ट, जो अक्सर बड़े बड़े लोग मिस कर देते हैं। डब्बा नंबर 2 में 50 लाख हैं, जहां से पहले साल में 6 लाख निकलता है। अगर खर्चा फिक्स होता तो ये डब्बा 14 साल चलता, लेकिन शर्मा जी की बाल्टी का साइज हर साल 6% महंगाई की वजह से बढ़ रहा है। पहले साल उन्होंने 50,000 महीना निकाला और 5वें साल आते आते वो 65,000 से ऊपर निकाल रहे हैं, और 8वें साल आते आते उन्हें महीने के तकरीबन 80,000 निकालने पड़ रहे हैं। इस बढ़ते हुए विथड्रॉल की वजह से डब्बा नंबर 2, जो पहले 14 साल चलने वाला था, वो सिर्फ 8 साल में ही पूरी तरह खाली होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन हमारा प्लान यहाँ फेल नहीं होता, यहीं से असली गेम शुरू होती है। अब हम ध्यान देंगे अपने डब्बा नंबर 3 पर, जिसे हमने 8 साल बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अगर यह डब्बा देश की टॉप कंपनी के साथ सिर्फ अपना 12% हिस्टोरिकल एवरेज भी निकाल कर देता है, तो कंपाउंडिंग के जादू से वो 33 लाख अब 8 साल बाद बढ़ के 80 लाख का बड़ा कॉर्पस बन चुका होगा। अब 20वें साल या 10वें साल का इंतजार किए बिना हम ठीक 8वें साल ही इस बड़े हो चुके डब्बा नंबर 3 से लगभग 50 लाख निकालेंगे और खाली हो रहे हमारे डब्बा नंबर 2 में शिफ्ट कर देंगे। इसको फाइनेंस में STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। यही है वो खुफिया पाइपलाइन जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इसका फायदा यह हुआ कि डब्बा नंबर 2, जो बढ़ती महंगाई के कारण 8वें साल ही पिचक गया था, उसमें नया पैसा आते ही वो फिर से भारी टंकी बन जाता है। और हमारे डब्बा नंबर 3 में 50 लाख निकलने के बाद भी 30 लाख बचे रह जाते हैं, जो अगले साइकिल के लिए फिर से ग्रो होते रहेंगे। इसे कहते हैं डायनामिक रीबैलेंसिंग, जिसके कारण हर साल खर्चा बढ़ने के बाद भी सिस्टम पर कोई आंच नहीं आती। मान लीजिए 8वें साल मार्केट डाउन हो तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। स्मार्ट प्लानिंग ये कहती है कि पूरा 50 लाख एक ही दिन में ट्रांसफर नहीं करना है, हम उसे 7वें साल के बाद ही थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, ताकि मार्केट के ऊपर नीचे होने का रिस्क बिल्कुल 0 हो जाए। अब समझते हैं इस पूरे तरीके को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे शुरू करना है। शर्मा जी ने अपने एडवाइजर के साथ एक नया डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाया। ग्रो, जीरोधा या किसी भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ यह काम सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है, जहां पैन कार्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद तीनों डब्बों के लिए सही फंड सिलेक्ट करके पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। SWP का ऑप्शन इन्वेस्ट करने के एक दिन बाद एक्टिव होता है, जब यूनिट्स एलोकेट होती हैं। अब एक आम सवाल उठता है कि यह 3 डब्बों वाला फॉर्मूला सिर्फ 1 करोड़ के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका कॉर्पस सिर्फ 20 लाख है या 2 करोड़, फिर भी यह लॉजिक ऐसे ही काम करेगा। बस आपको अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से डब्बों का रेशो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि FD करने वाले लोग बिल्कुल गलत नहीं हैं। शर्मा जी के दोस्तों ने अपने जमाने के हिसाब से सबसे सेफ फैसला लिया ही था। प्रॉब्लम उनकी समझ में नहीं है, प्रॉब्लम है बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बाल्टी के इस नए मैथ को ना देख पाने में। जिस दिन ये पूरी तस्वीर समझ आती है, फैसला खुद ब खुद बदल जाता है। लेकिन रुको, क्या यह फॉर्मूला सिर्फ शर्मा जी की उम्र वालों के लिए है? इसका जवाब शायद तुम्हें हैरान कर देगा। चलिए 2 और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई 45 साल का इंसान है जिसके पास भी 1 करोड़ का कॉर्पस है, चाहे वो VRS ले चुका हो या किसी बिजनेस में हो। उसके पास रिटायरमेंट तक का टाइम ज्यादा है, इसलिए उसका डब्बा नंबर 3 यानी इक्विटी वाला हिस्सा 1/3 नहीं
आधा हो सकता है। ज्यादा टाइम होने का मतलब है कि हम मार्केट के उतार चढ़ाव को ज्यादा झेल सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर कोई इंसान 68 साल का है और उसके पास भी यही 1 करोड़ है, तो उसका इक्विटी वाला हिस्सा और भी छोटा रखना होगा, शायद 1/4, क्योंकि उम्र ज्यादा होने का मतलब है मार्केट गिरने पर संभालने का टाइम कम। यही वजह है कि कोई भी एक फॉर्मूला सबके लिए परफेक्ट नहीं होता। उम्र, हेल्थ, जरूरत, तीनों चीजें डब्बों की रेशो डिसाइड करती है। इसका मतलब यह भी है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स या दादा दादी के पास ऐसा कोई रिटायरमेंट कॉर्पस है तो उनके लिए ये रेशो शर्मा जी से अलग होगा, लेकिन कोर लॉजिक 3 डब्बा डायनामिक पाइपलाइन सेम रहेगा। अब कुछ और आम सवाल जो लोग पूछते हैं उन्हें भी खोल देते हैं। पहला सवाल, अगर डब्बा नंबर 3 में पैसे लगाने के बाद मार्केट क्रैश हो गया, इसका जवाब है इसलिए हमने पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डाला, सिर्फ 1/3 हिस्सा वहां है और उसे भी हम धीरे धीरे निकालते हैं। एक तगड़ा क्रैश आने के बाद भी हमारा बचा 2/3 पैसा एक सेफ जगह रहता है। दूसरा सवाल, क्या हर महीने SWP निकालने के बाद टैक्स लगता है? हाँ, लेकिन ये टैक्स सैलरी या FD इंटरेस्ट के जैसा नहीं होता। SWP में जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है उसी में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, पूरी विदड्रॉल अमाउंट पर नहीं। और हाँ, जब आप डब्बा नंबर 3 को डब्बा नंबर 2 में ट्रांसफर करोगे तो वहां पर भी पार्शियल गेन टैक्स लग सकता है, तो इसके लिए भी एडवाइजर से समझ लेना जरूरी है। SWP और STP का कॉम्बिनेशन FD से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें भी लोग छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अब 2 सवाल रह गए और इनमें से एक सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, अगर बीच में अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आ जाए जैसे 5 लाख का ऑपरेशन, तो क्या करें? यही डब्बा नंबर 1 का काम है, तुरंत वाला पैसा। वहां से पैसा निकालने में कोई लॉक इन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, इसलिए हमने शुरू में ही 17 लाख अलग रखा था सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ताकि बाकी 2 डब्बों को छेड़ना ना पड़े। चौथा और सबसे आखिरी सवाल, क्या ये पूरा सिस्टम खुद मैनेज कर सकते हैं या कोई एडवाइजर चाहिए? शुरुआत में एक अच्छी तरह समझाने वाले एडवाइजर से बात कर लेना समझदारी है, ताकि तीनों डब्बों का सही रेशो और सही फंड चूज हो सके। उसके बाद SWP और STP दोनों ऑटोमेटिक चलते हैं, बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पूरी तस्वीर जोड़ो, कॉर्पस खत्म नहीं होता क्योंकि पैसा कम है, खत्म होता है क्योंकि पैसा एक जगह एक रफ्तार से बिना रिफिल के रखा जाता है। जिस दिन ये समझ आता है, फैसला खुद बदल जाता है। अगर तुम आने वाले इस रिटायरमेंट ट्रैप से अकेले नहीं फंसना चाहते तो चैनल से अभी जुड़ जाओ, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही छुपे हुए फाइनेंशियल जाल एक्सपोज करते हैं। अब टाइम आ गया है इस पूरी कहानी का फैसला करने का। अब दोनों रस्तों का सबसे बड़ा और आखिरी मुकाबला देखो। एक तरफ वर्मा जी हैं जिन्होंने पूरा 1 करोड़ बैंक की ट्रेडिशनल FD में डाल दिया था। महंगाई के सामने उनका पैसा हर साल हारता गया और बढ़ते खर्चे के कारण उनका सारा पैसा 11 साल में खत्म हो गया। 70 साल की उम्र में उन्हें बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। दूसरी तरफ शर्मा जी के ये 3 डब्बों वाला डायनामिक फॉर्मूला है। हर साल खर्चा बढ़ने के बाद भी पीछे से पाइपलाइन उनकी टंकी को भरती रहती है। इस प्लान के बदौलत उनका ये 1 करोड़ का कॉर्पस आराम से 25 से 30 साल चलेगा। उनकी पूरी रिटायरमेंट आराम से निकल जाएगी और उसके बाद भी उनके बच्चों के लिए एक बड़ा कॉर्पस बचा रह जाएगा। फर्क सिर्फ ये नहीं है कि किसका पैसा ज्यादा चला, फर्क ये है कि एक इंसान ने अपने पैसे को एक जगह रोक दिया और दूसरे ने उसे एक सिस्टम के थ्रू बहा दिया। रुका हुआ पानी सड़ता है, लेकिन भरा हुआ पानी हमेशा ताजा रहता है, चाहे वो टंकी का पानी हो चाहे तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई। याद है हमने शुरू में एक छुपी हुई गलती का जिक्र किया था, वो गलती है सिर्फ पैसा बचा लेना। 2026 वाले सर्वे का सबसे बड़ा सच यही था कि 5 में से सिर्फ 1 इंसान ने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की, बाकी सब पुराने भरोसे के सहारे अपनी सेविंग खत्म कर रहे हैं। लोग पैसा तो बचा लेते हैं लेकिन उसे सही डब्बों में बांटना भूल जाते हैं। यही वो खामोशी है जो पूरी जिंदगी की मेहनत निकल जाती है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे की साइकोलॉजी समझना मुश्किल है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन महंगाई तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा लोग FD क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो समझदार हैं या वो डरते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। अब ये तो सीख लिया कि रिटायरमेंट ट्रैप से कैसे बचें, लेकिन इसी 50,000 वाले नंबर से एक और कमाल की कहानी जुड़ी है। कैसे वही 50,000 सैलरी सिर्फ 25 साल में 5 करोड़ 20 लाख बना सकती है। वो पूरा कैलकुलेशन मैंने एंड स्क्रीन पर रख दिया है, अभी क्लिक करो, वहां मिलते हैं।